हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस स्वरूप परिवार में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है, जो कि 27 अप्रैल से पेपर की शुरुआत होने जा रहा है। तो टारगेट केवल एक ही हमारा है, वो है 27 अप्रैल। और 11 अप्रैल से स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो चुका है, जो कि 15 अप्रैल तक चलने वाला है। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों ने अपना स्लॉट बुकिंग कर लिया होगा। कई स्टूडेंट अभी अपना स्लॉट बुकिंग कर रहे होंगे। तो जिस भी हफ्ते में आप सभी को एग्ज़ाम देना होगा, उसी हफ्ते में आप अपना स्लॉट बुकिंग करिएगा। चाहे आपको पहले हफ्ता में एग्ज़ाम देना है, दूसरे हफ्ता में देना है, तीसरे हफ्ते में और चौथे हफ्ते में, तो अच्छी तरीके से आप लोग अपना स्लॉट बुकिंग कर लीजिए और यहाँ से अपनी तैयारी भी स्टार्ट रखिए। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 के लिए पहले मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। लगभग 4 से 5 सालों से यही सब सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसी सवालों का आज के इस क्लास में हम लोग मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि एसएससी जीडी का परीक्षा केवल 1 घंटे का होने वाला है, इसी 1 घंटे में जीके के 20 प्रश्न आपको मिलेंगे, हिंदी के 20 प्रश्न मिलने वाले हैं, मैथ के 20 प्रश्न मिलने वाले हैं, रीजनिंग के 20 प्रश्न मिलने वाले हैं। 80 सवालों का आपका पूरा पेपर होगा। एक सवाल आप सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। 160 नंबर का पूरा पेपर होने वाला है, जिसमें से 0.25 का माइनस मार्किंग भी होने वाला है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो साथियों, इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि सवालों का लेवल किस तरह से रहता है। तो उसी लेवल के सवाल आज के इस पहले मॉडल पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लगभग ना 4 से 5 साल में यही दिखा जा रहा है कि सवाल हर बार यही पूछा जाता है। तो बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में। सेम वैसे ही प्रश्न आज के इस मॉडल पेपर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप भी पहली बार एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये मॉडल पेपर आपको जरूर हल करना चाहिए, क्योंकि इस पेपर से आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के सवाल हमारे पेपर में पूछे जाने वाले हैं। ओके, तो साथियों, आप सब उम्मीद करूंगा इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा। सारे प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह से हम लोग जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के सवाल को डिस्कस करेंगे, सेम उसी लेवल के प्रश्न आपके रियल पेपर में आने वाले हैं। और आप लोग अपना स्कोर भी काउंटिंग करते चलिएगा। समय ज़्यादा नहीं है मेरे दोस्त, मुश्किल से 10 दिन हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पेपर में, तो अपना आप लोग स्कोर भी चेक करते रहिए। जांचिए अपनी तैयारी को कि आपकी तैयारी इस टाइम किस लेवल पे चल रही है। ओके, इससे आपको क्या होगा कि आप अच्छे से और भी तैयारी करेंगे, सभी प्रश्नों को आप तैयार भी कर लेंगे इसी मॉडल पेपर में। ओके, तो लास्ट में आप सभी से हम स्कोर पूछेंगे, जरूर बताइएगा। तो चलिए, आज का पहले प्रश्न से हम लोग क्लास को शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऋग्वेद में उल्लेखित नहीं है? यानी कौन सी नदी ऋग्वेद में उल्लेखित नहीं है? जैसे यमुना नदी का उल्लेख तो ऋग्वेद में है, सरस्वती नदी का भी है, सिंधु नदी का है, लेकिन कृष्णा नदी का नहीं है। तो इस सवाल का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारतीय महासागर के विकास से लगभग 250 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में रहा प्राचीन महासागर कौन सा था? भारतीय महासागर के विकास से लगभग 250 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में रहा प्राचीन महासागर कौन सा था? तो टेथिस सागर था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में से किसने पुस्तक सार्वजनिक सत्यधर्म लिखी थी? किसने पुस्तक सार्वजनिक सत्यधर्म लिखी थी? तो ज्योतिबा फूले लिखी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिम्मेदार है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार बताना है कौन सा संस्थान नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। भारतीय नर्तकी सोनल मानसिंह को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण किस वर्ष मिला था? भारतीय नर्तकी सोनल मानसिंह को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था, जो कि पद्म विभूषण है। तो किस वर्ष उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2003 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? किस संदर्भ में सभी पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य विकास था? आप जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना से एक सवाल आपके पेपर में कन्फर्म आएगा, यानी 2 नंबर ये सवाल आपको देकर जाएगा। किस संदर्भ में सभी पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य विकास था? तो देश की वस्तु और
सेवाओं के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि के कारण था। तो ऑप्शन ई सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। असमिया कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष कटाई के मौसम की शुरुआत के साथ मेल खाता है, जिसे ये किस बिहू के रूप में जाना जाता है। बिहू त्यौहार एक नृत्य है जो कि असम राज्य से संबंधित है, लेकिन असमिया कैलेंडर के अनुसार आपको बताना है कि नव वर्ष कटाई के मौसम की शुरुआत के साथ मेल भी खाता है, जिसे बोहाग बिहू के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। तो ये अनुच्छेद 46 में इसका उल्लेख है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। और आगे बढ़ने से पहले तो साथियों यदि आप सभी को सिलेक्शन लेना है तो ये सिलेक्शन वाले सवालों को पहले पढ़ लीजिए भाई, क्योंकि इसमें हम एसएससी के नए पैटर्न पे जीके जीएस पूरा कंप्लीट दे रहे हैं भाई। स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट इसमें ऐड हमने कर दिया है। इंग्लिश प्लस हिंदी के पूरे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। करंट अफेयर पूरा 1 साल का क्वेश्चन मिलेगा। रीजनिंग पूरा चैप्टर वाइज डिटेल सॉल्यूशन के साथ हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मिल जाएगा। मैथ्स पूरा कंप्लीट मिलेगा आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ चैप्टर वाइज। तो साथियों यहीं से आपका सभी का सिलेक्शन होने वाले, समय ज़्यादा नहीं है। तो इस नंबर पे आपको मैसेज करके ना इसे आपको अपने पास मंगाना है और इसे तैयारी कर लेनी है भाई। ध्यान रखिएगा आज 14 अप्रैल है भाई, पेपर 27 अप्रैल से शुरुआत होने जा रहा है। 12 दिन हमारे पास समय बाकी है, तो इसमें आप पढ़िए, रिविजन करिए भाई। आपको कम से कम इसे 5 से 6 घंटे में रिविजन करना है बहुत ही शानदार तरीके से। तो साथियों इसके लिए आपको मात्र 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। मात्र 50 रुपीज़ आपको पे करके ये सारा क्वेश्चन आपके पास होगा। अलग से हम आप सभी को 500 क्वेश्चनों का टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, ओके, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके भाई। और आप लोग लेकिन तैयारी करिए अच्छे से। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। जनगणना 2011 के अनुसार किस दक्षिण राज्य में साक्षरता दर सबसे कम पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। सत्रिया नृत्य शैली किस राज्य के मठों में विकसित हुई थी। सत्रिया नृत्य शैली किस राज्य के मठों में विकसित हुई थी, तो ये असम राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसका विकसित किसने और किया था भाई, शंकर देव ने किया था, क्योंकि वो भी सवाल पेपर में आ जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ग्राहक को वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता कहाँ से मिलती है। ग्राहक को वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता कहाँ से मिलती है, तो आय से मिलती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। 86वें संविधान संशोधन ने संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस ओर जोड़ा था। 86वें संविधान संशोधन ने संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस ओर जोड़ा था, 2002 में जोड़ा था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। नील नदी जो कि ये किस में स्थित है, लंबे समय से दुनिया के सबसे लंबी नदी के रूप में पहचानी जाती है, जिसकी लंबाई 6695 किलोमीटर है। नील नदी जो कि ये उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, लंबे समय से दुनिया की सबसे लंबी नदी के रूप में पहचानी जाती है, जिसकी लंबाई 6695 किलोमीटर है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करते हैं। राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करते हैं, तो मुख्यमंत्री साहब करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। किस उद्योग को सेवा उद्योग माना जाता है। किस उद्योग को सेवा उद्योग माना जाता है, तो पर्यटन उद्योग को सेवा उद्योग माना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। मानक परिस्थितियों में एक नई क्रिकेट गेंद का वजन कम से कम 155.9 ग्राम और अधिकतम कितने ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। मानक परिस्थितियों में एक नई क्रिकेट गेंद का वजन कम से कम 155.9 ग्राम और अधिकतम कितने ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ध्यान रखिए 163 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में
किसका राज्य धर्म इस्लाम है? भारत के पड़ोसी देशों में किसका राज्य धर्म है? इस्लाम है, तो पाकिस्तान देश का है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्यों या साम्राज्यों, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, इसने प्राचीन भारत पर शासन भी किया था? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्यों या साम्राज्यों, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, इसने प्राचीन भारत पर शासन भी किया था? बताइए। तो टोटल 16 होते हैं भाई महाजनपद। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। करडम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था? करडम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीत लिया था? तो 1994-95 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। नया भारत साक्षरता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? नया भारत साक्षरता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 2022-23 में शुरू हुआ। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को। भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद खान ने किया। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेह और बुरी बूट उत्सव मुख्य रूप से मनाए जाते हैं? तो साथियों किस स्थान पर रेह और बुरी बूट उत्सव मुख्य रूप से मनाए जाते हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। डॉक्टर पीसी महालनोबिस को किस नाम से भी जाना जाता है? डॉक्टर पीसी महालनोबिस को और किस नाम से जानते हैं? तो भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। एक भी दिन का गैप नहीं होने वाला है। क्लास को हम थोड़ा सा स्पीड में लेकर चलेंगे, क्योंकि कम समय में हम अधिक से अधिक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। ओके तो साथियों आप सभी से हम प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे, सब्सक्राइब आप जरूर करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। कुंभी जनजातीय नृत्य मुख्यतः भारत के किस राज्य में किया जाता है? कुंभी जनजातीय नृत्य मुख्यतः भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो ये गोवा राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्नलिखित में से उल्लास का विलोम शब्द क्या है? साथियों उल्लास का विलोम शब्द क्या है? तो विषाद होता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आज सुबह 11:30 पर 150 क्वेश्चनों का हिंदी क्लास आ रही है, क्योंकि भाई हिंदी जीके में हमें पूरे 40 के 40 सवाल सही करने हैं। टारगेट यही लेकर चलना है। तो दोस्त मेरे हिंदी में तो कम से कम 20 में से 20 सवाल सही होना चाहिए। व्यक्ति को पहले स्वार्थ त्यागना चाहिए। इस वाक्य में स्वार्थ शब्द का कौन सा विलोम होगा? स्वार्थ शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो परार्थ होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्न वाक्य में रेखांकित पद को संशोधित कीजिए। यदि उन्हें लकड़ी मिल जाए तो वो पोस्टर बनाएंगे। यदि उन्हें लकड़ी मिल जाए तो वे पोस्टर बनाएंगे, यानी उन्हें भाई पोस्टर कैसे बनाएंगे? लकड़ी की कागज, तो लकड़ी की जगह क्या होगा भाई? कागज होगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। निम्न वाक्य में वर्तनीगत त्रुटि पहचानिए। लेखिका की यह किताब पुनरीक्षित हो चुकी है। तो इस वाक्य में आपको वर्तनीगत जो त्रुटि है उसको पहचानना है। तो जो ये पुनरीक्षित लिखा यही आपका गलत है। तो इस पे दोस्त मेरे मात्रा का त्रुटि है केवल। तो पुनरीक्षित ऐसे लिखाता है भाई, र पे बड़ी की मात्रा, छतरी छ पे छोटी की मात्रा रहता है। तो ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। मेरा मित्र बहुत कपटी है, इसमें प्रयुक्त कपटी शब्द का विलोम चयन कीजिए। कपटी का विलोम क्या बनेगा भाई? तो निष्कपट होगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। स्कोर भी आप लोग काउंटिंग करते चलेगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर स्वरोचित शब्द का चयन कीजिए। इस कक्ष का निर्माण रोटरी क्लब की दया से हुआ है। तो आप सभी को रेखांकित शब्द के स्थान पर स्वरोचित शब्द का चयन करना है।
तो दया की जगह क्या होगा भाई, यानी इस कक्ष का निर्माण रोटरी क्लब की सुजनता से हुआ है भाई। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा? मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा? गौड़ होगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जो कभी बूढ़ा न हो। जो कभी बूढ़ा न हो इसके लिए शब्द क्या होगा? अजर होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आग में घी डालना तो क्रोध और बढ़ाना। सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। सगुण का विलोम शब्द क्या होगा? तो निर्गुण होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुने। उंगली उठाना, उंगली उठाना यानी दोष लगाना। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जहां से गंगा का उद्गम होता है, इसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जहां से गंगा का उद्गम होता है तो गंगोत्री उसे कहेंगे। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्न में से पड़ोसी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पड़ोसी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो प्रतिवेशी होगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 को, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? विश्वविद्यालय के 4 लड़का पकड़े गए। 4 लड़का होगा कि दोस्त मेरे लड़के होगा? तो विश्वविद्यालय के 4 लड़के पकड़े गए होंगे, लड़का नहीं होगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन क्या भाई? अशुद्धि है। तो यही ऑप्शन भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कल मेरे ने विद्यालय में भाषण दिया, रिक्त स्थान की पूर्ति विदेशज शब्द द्वारा कीजिए। तो कल मेरे मास्टर जी ने विद्यालय में भाषण दिया, तो ये रिक्त स्थान विदेशज शब्द होगा जो कि बी ऑप्शन मास्टर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। जिसके विषय में कोई ज्ञान नहीं हो, जिसके विषय में कोई ज्ञान नहीं हो तो इसे अज्ञात कहेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, रमेश अपनी किससे स्नेह करता है? रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम शब्द बताना है। तो रमेश अपनी भगिनी से स्नेह करता है, ये तत्सम शब्द है भाई इसमें। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, अब इस सवाल का राइट आंसर आप हल करेंगे। अब दोस्त मेरे रीजनिंग और मैथ के सवाल आएंगे आपके एग्जाम के लिए, तो भाई रीजनिंग और मैथ के सारे सवाल आप तैयार करिए भाई। आप सभी से हम प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे, एक भी सवाल इस क्लास का छोड़िएगा मत आप लोग। हम आपको भाई पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से सिखाने वाले हैं। जैसे देखिए, एक विशेष कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है कि ए जो बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए जो बी का भाई है, ए गुणा बी का अर्थ है कि ए जो बी की पत्नी है, ए भाग बी का अर्थ है कि ए जो है ना बी का पिता है। तो उपरोक्त के आधार पर यदि बी प्लस सी गुणा डी माइनस सी भाग एफ है, तो डी जो है ना यफ से किस प्रकार संबंधित होगा? तो डी जो है ना वो यफ से किस प्रकार संबंधित होगा? तो अब देखिए हल करने का तरीका, जैसे अब आपको समीकरण देखना है। इस समीकरण में बस ये प्लस गुणा माइनस भाग का मतलब देखना है प्रश्न में दिया क्या है। जैसे देखिए b प्लस सी है, तो अब देखिए प्लस का मतलब देखिए प्रश्न में क्या दिया है, a प्लस बी का अर्थ है कि a जो है ना b की माता है, तो यहाँ पे c की माता मेरे दोस्त b होगा। ठीक है, जैसे देखिए हमने क्या लिखा भाई, समीकरण को b प्लस सी का समीकरण बना रहे, तो प्लस का मतलब देखिए क्या है, a जो है ना वो b की माता है, तो यहाँ पे c की माता b होगी। एरो देखिए जिसका आप रिलेशन बताएंगे उधर करेंगे, यानी c की माता b है। और गुणा d, फिर इसका देखिए तो गुणा का मतलब प्रश्न में क्या दिया है, a गुणा b का अर्थ है a जो है b की पत्नी, यहाँ पे d की पत्नी कौन होगी, c, d की पत्नी कौन है, c है। फिर उसके बाद माइनस c है। अब देखिए माइनस का मतलब देखिए a माइनस b का अर्थ है a जो है b का भाई है, तो e का भाई कौन है भाई, e का भाई d है। थोड़ा सा अच्छे से हम लोग लिख लेते हैं, मैं जिस जो रिलेशन आएगा वहाँ पर आप लिखिए। जैसे कि d की पत्नी कौन है, c, तो यहाँ पे हम लोग पत्नी लिखेंगे भाई। ठीक है, तो d की पत्नी
सी है, फिर उसका माइनस का ए माइनस बी का अर्थ है ए जो बी का भाई है, तो यहाँ पे कौन है भाई, माइनस सी है ना, तो ई का भाई कौन है, डी है, ठीक है। फिर उसके बाद भाग एफ है, तो भाग का मतलब ए भाग बी का अर्थ है कि ए जो बी का पिता है, तो एफ का पिता जो है ना वो ई है, ठीक। तो अब देखिए, अब एफ कौन है, तो इसको अपने आप को मान लीजिए, यानी मैं हो गया, मेरे पिताजी ई हो गए, मेरे पिता के भाई हो गए डी, दोस्त मेरे जैसे कि एफ हो गया मैं भाई, हम अपने आप को मान लेते हैं, मेरे पिताजी ई हैं, जो मेरे पिताजी ई हैं, मेरे पिता के भाई कौन है भाई, डी है, और मेरे पिता के भाई की पत्नी सी है, और मेरे पिताजी के भाई की जो पत्नी है इनकी माता बी है। तो सवाल देखिए क्या पूछा है, डी जो है ना एफ से किस प्रकार संबंधित होगा, तो किस प्रकार संबंधित होंगे भाई, तो कौन है भाई बताइए, जैसे कि मैं हो गए, मेरे पिताजी, सवाल है कि डी जो, ये केवल सवाल में क्या पूछ दिया भाई, डी का एफ से रिलेशन, तो मैं हो गए, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी के भाई, तो यानी मेरे पिता के भाई होंगे, पिता का भाई देखिए सी ऑप्शन, तो इस सवाल तो बहुत सिंपल हो गया भाई, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए पिता के भाई है ना, मैं हो गया, मेरे पिताजी ई है, और मेरे पिता के भाई डी हैं, तो क्या हो गया, मेरे पिता के भाई है, हमारे पिताजी के भाई हैं, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हमेशा याद रखिए लास्ट वाले को अपने आप को मान के चलेंगे ना, कभी आप सवाल गलती ही नहीं करेंगे, ठीक है दोस्त मेरे, तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित तो 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, तो कौन सा अक्षर समूह उस समूह समझ नहीं है। जैसे 4 ऑप्शन दिया गया है, 3 ऑप्शन देखिए एक पैटर्न पे समान हो है और दूसरा एक ऑप्शन जो वो उस पैटर्न पे नहीं है, तो इस तरह के सवाल को आप कैसे हल करेंगे। ऑप्शन में ना हर एक अक्षर का कोड करते हैं, जे के पी, जैसे जे 10 होता है, के होता है 11, पी होता है 16, 10 से 11 तो +1 हुआ इसमें, 11 16 +5 इसमें हुआ है। अब ऑप्शन बी को कोड करिए, एफ होता है 6, जी होता है 7, तो इसमें +1 हो गया, और एल देखिए 12 होता है, तो इसमें भी +5 हो गया भाई। अब ऑप्शन सी को कोड करिए, आर एस एक्स है, आर देखिए 18 होता है, एस 19 होता है, तो इसमें +1 हो गया, और एक्स देखिए 24 हो गया, तो इसमें +5 हो गया। तो दोस्त मेरे जो पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन है, जो तीसरा ऑप्शन है, इसमें तो रिलेशन देखिए +1 का लगा है और +5 का, 3 भाई ऑप्शन तो एकदम सेम पैटर्न पे हमें मिल गए, यानी यही डी वाला जो ऑप्शन होगा यही अलग हो जाएगा भाई, एम आर जेड हो जाएगा। अब देखिए कैसे, यम, अब देखिए ऑप्शन में देखिए आप लोग, यदि आपको हर एक अक्षर का कोड मालूम हो तो यम जैसे होता है कितना 13, आर तो 18, देखिए इसमें ही +5 कर दिया, जेड होता है 26, तो इसमें +8 कर दिया, तो इसमें +5 +8 का रिलेशन लगा। लेकिन दोस्त मेरे हमें तो +1 +5 का कोड देखना था ना, तो 3 ऑप्शन तो सेम है लेकिन डी ऑप्शन अलग है, तो ये डी ऑप्शन जो होगा ना वो अलग होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। जैसे 7 व्यक्ति हैं, जी एच आई जे के और एम, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो साथियों पहले दिशा आप लोग जान लीजिए भाई, दिशा से कभी भ्रमित मत होइएगा। जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ देख रहे हैं। यानी जब आप पंक्ति ऐसे बनाएंगे, तो हम मान लीजिए आप यहाँ पे डी है, तो आपका दायां साइड इधर ही होगा भाई, यानी राइट साइड, और लेफ्ट यानी बायां साइड आपका इधर होगा मेरे दोस्त, इसको आप ध्यान रखिएगा। बस सेम एक एक लाइन को आप सवाल को पढ़ेंगे और एक एक लाइन कंप्लीट करेंगे, बहुत आसान तरीके से होगा। जैसे एक पंक्ति है, 7 लोग को बैठाना है, 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7। अब देखिए एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करेंगे। आई और के के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, आई और के के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो मान के चलिए आई को हम यहाँ बैठा लेते हैं और के को कहाँ बैठा लेते हैं भाई, यहाँ बैठाएंगे, तभी तो इसके बीच में 3 व्यक्ति होंगे भाई। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। फिर देखिए दूसरा का लाइन पढ़िए, यल जो है वो आई के दाईं ओर से दूसरे स्थान में बैठा है। यल जो है ना वो आई के दाईं ओर से दूसरे स्थान में बैठा है, आई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे यल, तो दूसरा आई तो ऑलरेडी यहाँ बैठा, तो यल यहाँ होगा भाई, क्योंकि दाईं से दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे नहीं दूसरे स्थान पे। ये लाइन पूरा हो गया, क्लियर। तीसरा का लाइन को देखते हैं, यल और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यल तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है,
जी को यदि हम यहाँ बैठानेंगे तब देखिए यल और जी के बीच में 2 व्यक्ति आएंगे भाई सवाल के अकॉर्डिंग। ये लाइन क्लियर हुआ। फिर देखते हैं अगला लाइन, यम जो है वो यच के दाईं ओर किसी स्थान बैठा है, लेकिन जे के बाईं ओर किसी स्थान बैठा है। सवाल में देखिए यम जो है ना वो यच के दाईं ओर किसी स्थान बैठा है, यम जो है वो यच के दाईं ओर किसी स्थान बैठा है, लेकिन जे के बाईं ओर किसी स्थान बैठा है। यानी भाई देखिए यच के दाईं ओर किसी स्थान पे यम, पहले यच को हम यहाँ बैठा लेते हैं, यम को यहाँ बैठा लेते हैं किसी स्थान पे, फिर जे के बाईं ओर किसी स्थान पर भाई यम बैठा है। सातों व्यक्ति बैठ गए सातों पंक्ति में। लास्ट लाइन में देखिए क्या सवाल पूछा, यम के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, यम के दाईं ओर कितने व्यक्ति, यम ऑलरेडी यहाँ बैठा है तो इसके दाईं साइड में यानी राइट साइड में 3 व्यक्ति हैं, एक यल बैठा है, एक जे बैठा है, एक के बैठा है, यानी 3 व्यक्ति बैठे। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर मेरे दोस्त, किसी प्रकार का आपको डाउट? तो साथियों आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए मेरे दोस्त। एक विशेष कूट भाषा में यच यक्स सीटी को 55 और यल ए एम ई को 47 के रूप में कूटबद्ध किया गया। दी गई कूट भाषा में जेड एफ जी डी के लिए कूट क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे यच यक्स सी टी, इसका कोड कितना है 55। अब हर एक अक्षर का कोड कर लेते हैं। जब इस तरह का सवाल आता है तो सबसे पहले हर एक अक्षर का कोड 8 24 32 3 35 20 55। भाई इसमें तो केवल सिंपल सा जो अक्षर उसका कोड करके उसका योग कर दिया यानी टोटल कर दिया है। तो लामू का चेक कर लेते हैं, यल ए एम यू लामू का कोड 47, एल 12 ए 1 एम 13 यू 21, 12 13 13 13 26 26 21 कितना होता है 47। तो सिंपल सा हर एक अक्षर का कोड करिए और उसको जोड़ दीजिए। जेड एफ जो पूछा है जी डी, जेड होता है 26, एफ होता है 6, जी होता है 7, डी होता है 4। देखिए 26 4 30, 30 6 36, 36 7 43। कितने लोग का 43? डी ऑप्शन आया भाई, बताइएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, माइनस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए, तो इस समीकरण का मान क्या होगा? तो साथियों सवाल क्या बोल रहा है कि प्लस और भाग को आप सभी को बदलना है, माइनस और गुणा को आप सभी को बदलना है। किसमें? ये जो समीकरण हमने दे रखा है आपको, ये तो सवाल आपने कितनी बार हल कर लिया होगा भाई। चलिए पहले समीकरण को बना लेते हैं। 112 प्लस है तो प्लस को तो भाग में बदलना है 8, गुणा है तो गुणा को सर जी माइनस में बदलना है, तो गुणा की जगह माइनस, माइनस को किस में बदलना है? गुणा में। 13 भाग है तो प्लस में। ये समीकरण तैयार हो चुका है। अब 8 का भाग 112 में दीजिए, 8 एकम 8, 8 चौका 32, 14 8 112 होता है, माइनस 13 दूना 26 प्लस 21। अब देखिए प्लस 21 है, ये प्लस 14 कितना हो जाएगा? प्लस 35 हो जाएगा। 35 में से 26 कटा दीजिए, 9 आ जाएगा। तो कितने लोग का भाई आंसर 9 आया, जो कि बी ऑप्शन। क्लियर हुआ? किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हल किया जाए। चलिए अब इस सवाल को हल करिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 800 789 767 734 690 635 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो साथियों ये नंबरों का जो श्रृंखला दिया है इसमें नंबर घट रहे हैं, यानी इसमें जाहिर सी बात है कुछ माइनस कर रहा है। क्यों दोस्त मेरे? अब बताइए क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा? देखिए 800 से 789 माइनस 11 किया है, 789 से 767 माइनस 22 किया है, 767 से 734 माइनस 33 किया है, 734 से 690 माइनस 44 किया है। ठीक है, 690 से 635, तो इसमें कितना का माइनस किया है मेरे दोस्त? आप सभी बताएंगे। 635 से 690 से 635 किया है, यानी इसमें मेरे दोस्त कितना किया हो सका भाई? 6 9 6 15 60 9 6 15। तो इसमें तो भाई 690 से 635 माइनस 55 किया है क्या मेरे दोस्त? अब यदि हम लोग 635 में से माइनस 66 करते हैं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। 15 से घटा 9 इकाई यानी 569। क्लियर, मिल गया भाई। यानी इसमें मेरे दोस्त माइनस 11 माइनस 22 माइनस 33 माइनस 44 माइनस 55 हो रहा है भाई। बताएंगे आप सभी लोग।
क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट? तो कितना आंसर आएगा? 569 टोटल आएगा, 569 टोटल आंसर आएगा, क्योंकि -11 -22 ये तो टेबल चल रहा है भाई 11 का। क्लियर? नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या बनेगा? अब इस सॉल्व का उत्तर दीजिए आप लोग। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? केवल सिंगल अक्षरों का कोड पूछा आप सभी से, Y N X L W J V H प्रश्नवाचक चिन्ह F। अब देखिए हर एक अक्षर का कोड कहना पड़ेगा हमें। जैसे Y 25 होता है ना, N 14, X 24, L 12, W 23, J 10, V 22, H 8। तो साथियों ध्यान से देखिए आप लोग, 25 से 24 -1 एक छोड़ा है, 24 से फिर देखिए 23, ये W 23 है, तो फिर इसमें माइनस किया है, 23 से फिर देखिए भी यहाँ पे 22 है, तो इसमें -1 कर दिया है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे दोस्त मेरे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आंसर कैसा आएगा? अब देखिए जैसे भी 22 है, तो इसमें से हम -1 करेंगे, एक को छोड़ेंगे, तो 22 में से एक छोड़ेंगे कितना होगा? 21। 21 पे कौन अच्छा रहता है? यू आता है। तो देख लीजिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अब देखिए जो छोड़ा उसको भी चेक कर लीजिए, 14 से देखिए एल आया है, यानी एन से एल, यानी इसमें -2 कर दिया है। फिर देखिए यल से जे, इसमें -2 किया है। जे से देखिए एच, इसमें -2 किया है। अब देखिए फिर उसका एच से एफ किया यानी -2, इसमें भी कर दिया है। क्लियर हो गया मेरे दोस्त? तो इस साल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। तो आप सभी को हर एक टाइप का क्वेश्चन हल करके अपने पेपर में बैठना है, ठीक है भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को हल करिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 645, 650, 656, 663, 671। ये भी आप सभी को हल करना है। जैसे 645 से 650, इसी में हम लोग हल कर लेते हैं भाई। जैसे +5 इसमें हुआ, 650 से 656, तो इसमें तो +6 हुआ है। 656 से 663 +7 हुआ है। 663 से 671 +8 हो गया है। सिंपल सा सर जी, इसमें प्लस आप 9 कर दिए। 671 + 9 कितना होगा? 680 हो जाएगा। तो कितने लोग का भाई 680 जो कि सी ऑप्शन आया है? तो उम्मीद करूँगा भाई सी ऑप्शन सबका मिल चुका होगा। क्लियर? हमने आपसे बोला है चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। लास्ट और सवाल आपके लिए हम होमवर्क देंगे, उसको आपको हल करना है। अब देखिए जैसे ये सवाल है, तो इसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग का मेथड लगाना है। जब साथी दो दे, जैसे दो रिलेशन आपको पता करने के लिए दे, तो आप सभी लोग अपने पेपर में केवल एक का ही पता करिएगा, दोनों का मत करिएगा, ठीक है? टाइम आपका वहीं पर जाएगा, वहीं पे आपका टाइम भी बचत होगा। जैसे कि हम पहले का रिलेशन निकालेंगे, MISC, इसका कोड OFUZ है। जैसे यम देखिए 13, अब O 15, तो इसमें +2 हो गया। I9 F6, इसमें -3 हो गया। S 19 U 21 +2 हो गया। C3 Z इसमें 26। अब देखिए, अब यहाँ पे आप कितना कर लीजिए, C को 29 कर लीजिए भाई, क्योंकि Z पे आपका 26 होता है, 27 पे E हो जाता है, 28 पे भी, 29 पे C, तो इसमें देखिए -3 हुआ है। अब रिलेशन इसमें चेक कर लीजिए आप लोग, +2 -3, +2 -3 का लगा है। क्लियर? इसमें रिलेशन +2 -3, +2 -3 का लगा है। तो जो पूछा है PVAT, अब इसमें सेम मेथड आप लगाएंगे, +2 -3 का, +2 -3 का। क्लियर? आपका आंसर आ जाएगा PVAT। अब P होता देखिए 16, V होता 22, E होता 1, T होता 20। अब पहले +2 से करना है, तो इसमें +2 करेंगे। 16 2 18, 18 पर कौन अच्छा रहता है? आ रहता है, तो इसमें -3 करना है। 22 में से 3 घटाएंगे 19, 19 पे कौन आता है? यस आता है। E अब देखिए यहाँ पे 1 होता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये होता 1 हमने लिखा ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप कितना कर लेंगे भाई? इसमें +2 कर लेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 पे कौन आता है? C आता है। अब यहाँ पे T20, T20 में से -3 करना है, 20 में से 3 घटाएंगे 17, 17 पे कौन आता है? Q। तो RSCQ, RSCQ जो कि B ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हुआ? किसी प्रकार का डाउट हुआ? तुरंत आंसर आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। अब इस सवाल का उत्तर दीजिए, हल करिए। ये भी आपको 2 नंबर कन्फर्म देके जाएगा भाई, ठीक है? EFGHKL और N एक गोलाकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जैसे एक गोलाकार मेज है, ऐसे कितने हैं भाई इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 लोग
इसमें हमें 7 लोग को बैठाना है। 2 3 4 5 6 7 लोग बैठेंगे। अब देखिए इसमें भी एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे। बस दायां बाएं आप देखिएगा, जैसे कि एक वृत्ताकार मेज है, इसका केंद्र बीच में, तो हम यदि पी को यहाँ बैठाएंगे जब भी, तो इसका राइट साइड इधर ही होगा भाई, और लेफ्ट साइड इधर ही होगा, यानी दायां साइड इधर होगा, बायां साइड इधर होगा। बस यही आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए पहले लाइन पे बढ़ते हैं भाई। यन जो है ना वो ई के ठीक दाईं ओर बैठा है। ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? यन बैठा है। तो ऐसा काम करिए, तो ई को यहाँ बैठा दीजिए, इसके जस्ट दाएं साइड में यन को यहाँ बैठा दीजिए। सवाल पहला लाइन क्लियर हुआ। यन के बाईं ओर से गिने जाने पर, यन के बाईं ओर गिने जाने पर यन और एच के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। यन और एच के बीच, वो भी बाईं साइड से, बिल्कुल यहाँ पे होगा भाई। बाएं साइड से देखिए हमने गिना है भाई, इसके बीच में 3 लोग हैं, यन और एच के बीच में। क्लियर, ये लाइन पूरा कंप्लीट हुआ। यन और एच के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। अब ई और के के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। ई और के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। तो दोस्त मेरे ई और के बीच, ई तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, के को कहाँ हम बैठा लेते हैं भाई? यहाँ बैठा लेते हैं। तभी देखिए ई और दायां बायां नहीं दिया है, इसमें दिशा नहीं दिया, केवल ये सवाल बोल दिया कि ई और के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। तो आप इधर से देखेंगे बाएं साइड से तो 3 लोग हैं, इधर से देखेंगे तो नहीं 3 लोग आएंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। फिर एफ जो है वो जी के ठीक दाईं ओर बैठा है। जी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? एफ बैठा है। तो ऐसा काम करिए, जी को यहाँ बैठा दीजिए, जस्ट इसके राइट साइड में एफ को यहाँ बैठा दीजिए। एक व्यक्ति कौन नहीं बैठा है? यल नहीं बैठा, तो यल को यहाँ बैठा दीजिए। 7 व्यक्ति इस वृत्ताकार मेज में बैठ गया भाई। लास्ट लाइन में देखिए सवाल क्या पूछा है। जी के दाईं ओर से गिने जाने पर ई और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? जी के दाईं ओर से गिने पर जी और ई के बीच, भाई जी तो ऑलरेडी यहाँ बैठा, ई यहाँ बैठा था, तो इसके बीच में तो केवल एफ ही बैठा है भाई। जी के दाईं ओर से भाई देखना है, तो देखिए जी और ई के बीच में केवल एफ बैठा है, यानी एक व्यक्ति बैठा है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर, बताइए। ओके दोस्त मेरे, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर, ये भी आप सभी को 2 नंबर देखा जाएगा। जैसे कि एक विशेष कूट भाषा में प्लांट मोर ट्री को UF जी के आरोह रूप में कूटबद्ध किया गया। ट्री गिव ऑक्सीजन को IM XS जी के रूप में कूटबद्ध किया गया। दी गई भाषा में ट्री को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो दोस्त मेरे आप सभी से ट्री का कोड पूछा, सिंगल पूछे तो कॉमन चेक करिए। पहले वाले में देखिए ट्री है, इसमें भी, और दूसरे वाले में भी ट्री है, यानी कि दोनों में ट्री कॉमन मिला, तो इसके कोड में भी कोई ना कोई आपको कॉमन मिल जाएगा। अब देखिए कौन सा कॉमन है भाई? जीके, देखिए जीके इसमें भी है, जीके इसमें भी है। पहले वाले कोड में जीके है, दूसरे के वाले में भी जीके है। जिस तरह से ट्री कॉमन मिला था उसी प्रकार जीके भी कॉमन मिल गया। हमेशा याद रखिए, जब सिंगल पूछे कॉमन पहला मेथड लगाना है, कॉमन चेक करना है। कॉमन मिल गया तो इसके कोड में भी कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो इस सवाल का जीके कौन सा? डी ऑप्शन है, तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। यदि शब्द फन फेयर्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम के अक्षर व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो साथियों जो फन फेयर शब्द है ना, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी जैसे कि विपरीत मतलब जानते ना कि उल्टा, जैसे ZYX ऐसे करके भाई, लेकिन केवल फन फेयर का इस्तेमाल करके। FUNFAIRS। तो सबसे बड़ा वाला कौन है भाई? यू है। यू से छोटा कौन है? यस है। फिर आर है, फिर यक्स वक्स तो है ना भाई, वाई तो है नहीं, केवल यू सबसे बड़ा है, ठीक है। क्लियर। फिर उसके बाद आर के बाद इससे छोटा कोई है भाई? कौन छोटा है भाई? यन है। क्लियर। फिर उसके बाद आई हो जाएगा, आई के बाद कौन? डबल एफ है भाई, और ए हो जाएगा। देखिए कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहा। तो दोस्त मेरे देखिए, एफ से यू हो गया, यू से यस हो गया, बदल गया, एन से आर बदल गया, एफ से एन बदल गया, ए से आई बदल गया, आई से एफ हो गया, आर से एफ हो गया, एस से हो गया, सब तो बदल गए, कोई भी तो नहीं है भाई। तो ऑप्शन ए शून्य होगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर में दोस्त। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। एक विशेष कोड भाषा में GTSU को TGHF लिखा जाता है और KJIE को PQRB लिखा जाता है। तो दी गई भाषा में ALMO को कैसे लिखा जाएगा? तो हमने आपको बताया जब भी 2 दे तो आप सभी को केवल पहले का रिलेशन निकाल लेना है। GST नहीं भाई, GTS है ना,
GTSU। अब इसका कोड TGHF है ना भाई। सब ध्यान से देखिए अक्षर को, केवल अपोजिट याद है आपको, GT रोड SH उफ भाई, इसमें तो केवल अपोजिट किया है हर एक अक्षर का। क्या क्या है? अपोजिट किया है। अब इसमें देखिए KP JQ IR EB, इसमें भी अपोजिट किया है। अब सिंपल सा हमें जो हमसे पूछा है ALMO, हर एक अक्षर का अपोजिट करना है। ALMO, ए का अपोजिट Z, L का अपोजिट क्या होता है? लो, MN लो, जोनल हो जाएगा, जोनल C ऑप्शन, ZONL C ऑप्शन इस सॉल्व का परफेक्ट आंसर बनेगा भाई। किसी प्रकार का डाउट? नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करें भाई। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। निम्नलिखित समीकरण में यदि भाग और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तथा प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? ये समीकरण है, इसमें आप सभी को भाग की जगह गुणा, गुणा की जगह भाग, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस करना है। तो चलिए देखिए, 47 माइनस है तो माइनस को प्लस में बदलना है, 5 भाग है तो गुणा में, 2 प्लस है तो माइनस में, 72 गुणा है तो भाग में। क्लियर? अब इसमें बॉर्डर स्कीम लगा दीजिए, 47 प्लस 5 दूना 10 माइनस 6 का भाग 72 में देंगे तो 12 छंग 72, 47 10 57, 57 में से माइनस 12 करिए 45। कितने लोग का ऑप्शन डी है भाई? 45। तो इस सॉल्व का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57 को। अब देखिए एक और सॉल्व सेम है। एक निश्चित कोड भाषा में हेल्प योर फ्रेंड्स को APHG के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। ही नीड्स हेल्प को SRML AP के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में हेल्प को कैसे कोडबद्ध किया जाता है? तो साथों हेल्प का कोड पूछा है तो हमने आपको बताया कॉमन चेक करिए। हेल्प इसमें भी है पहले वाले में, दूसरे का वाले में हेल्प है। ही नीड्स हेल्प देखिए दूसरे के वाले में भी है, यानी कि दोनों में हेल्प कॉमन मिल गया तो इसके दोनों कोड में कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। तो चेक करिए, पहले वाला कोड APHG है, दूसरे का वाला SRML AP। AP देखिए AP इसमें भी है, AP इसमें है, तो हेल्प का कोड क्या होगा भाई? AP तो होगा। तो इस सवाल का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? दोस्त मेरे जैसे Z है, केवल एक एक अक्षर का रिलेशन निकाल लेते हैं। Z देखिए इसमें ट्रिपल Z, ट्रिपल C, ट्रिपल F, ट्रिपल I। दोस्त मेरे ये अच्छा सवाल है, यदि आप ना ऐसे चेक कर सकते हैं। आप Z को हटा दीजिए, Z को आप ध्यान मत रखिए, केवल C को देखिए, F को देखिए, I को देखिए। अब इसका कोड करिए C 3 F 6 I 9। अब इसका रिलेशन बनाइए 3 से 6 प्लस 3, 6 से 9 प्लस 3। तो इसी प्रकार 9 में 3 जोड़ देंगे 12, 12 पे कौन होता है? L, तो ट्रिपल L हो जाएगा जो कि B ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। बताइए किसी प्रकार का डाउट? अब Z आप देखते हैं तो Z तो आप 26 करते हैं, उसका बाद C आप 3 करते हैं, F आप 6 करते हैं, L 12 करते हैं। आप कन्फ्यूज होते हो। यहाँ पे Z में प्लस 3 करेंगे कितना होगा? 29 होगा भाई, तो यहाँ पे 29 होता है। अब 29 में 3 आप कितना जोड़ेंगे? 3 32, 32 पे आप होता है, 32 3 35 पे आप कर देते हो। आपका जाकर यहाँ से क्या होता है भाई? I है, I के बाद आपका क्या होता है? I है, ये पे आपका L होता है। ठीक है, क्लियर? तो इस सवाल का B ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को। ये भी आपको 2 नंबर देखा जाएगा। एक कोड भाषा में कीयर को 5132 के रूप में और रेट को 2151 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में टी के लिए कोड क्या होगा? जिस तरह से आप लोग केवल अक्षर को हल कर रहे थे, इस बार देखिए कुछ नंबर भी दिया है। अब आप सभी को पूरी तरीके से ये सॉल्व क्लियर होने वाला है। जैसे कीयर में 4 अक्षर है तो इसका अलग 4 कोड किया है 5132। रेट देखिए RAT, रेट में 4 अक्षर है तो इसका कोड देखिए 2154। अब आप सभी से टी का कोड पूछा है तो कॉमन, जब हमने आपको बताया जब सिंगल पूछे तो कॉमन चेक करना है। इस बार देखिए कीयर में तो टी है ही नहीं, केवल रेट में टी है। अब देखिए एलिमिनेशन का मेथड आप लगाएंगे, एक और जो सबसे बेसिक मेथड है जिसमें टी रहेगा उसी में आंसर आएगा। यानी रेट वाले हमारा कोड होगा, इसमें हमारा कोड नहीं होगा भाई 5132 में। तो आप देखिए
एक इसमें है और केयर में एक है तो काट दीजिए। 2 देखिए केयर में है तो, और 2 ऑप्शन में तो काट दीजिए। 3 देखिए केयर में है और 3 आपका ऑप्शन में काट दिए। अब देखिए बच रहा ऑप्शन में केवल 4 है, तो यही आपका टी का कोड 4 हो जाएगा। ये बहुत बेसिक वाला मेथड होगा। अब जब आपको क्लियर करना है ये हमारा सवाल सही है तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे देखिए एलिमिनेट किसको करेंगे, जो कोड हुआ होगा। जैसे देखिए केयर में 5 है और रेट में 5 है तो ये हट जाएगा। फिर उसके बाद केयर में 1 है, रेट में 1 है तो ये भी हट जाएगा। फिर उसका देखिए केयर में 2 है, रेट में 2 है तो ये हट जाएगा। बच रहा कौन सा, देखिए केयर में 3 बच रहा है और रेट में 4 बच रहा है, तो जिसमें अच्छा रहेगा उसी में आंसर होगा। तो टी देखिए भाई रेट में है तो यही कोड बचा 4, तो ये आंसर हो रहा है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आप ऐसे भी सवाल को हल कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को हल करिए। ज्ञात कीजिए 16 प्लस 12 भाग 3 माइनस 3 गुणे 3। अब देखिए 16 प्लस 3 का भाग 4 में देंगे तो 12 में देंगे 4 बार में, माइनस 3 गुणा 3। 16 प्लस 4 माइनस 3 3 का 9, 16 4 20, 20 में से 9 घटा देंगे 11। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा भाई 11, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को। 3 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से किसी मूलधन रुपीज़ में, इस पर साधारण ब्याज 600 486, तो मूलधन रुपीज़ में कितना होगा भाई साहब। इसमें साधारण ब्याज दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, प्रिंसिपल पूछा है। एसआई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। एसआई कितना दिया है, साधारण ब्याज कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट 486 दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया है भाई, पूछा है तो वही तो मूलधन पूछा है। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है तो 8%। टाइम 3 वर्ष के लिए दिया है बटे आपका 100 से भाग। अब इसको हल करिए भाई आप लोग। तो अब देखिए हम लोग क्या करते भाई ना, जब दोस्त मेरे अब 8 और 3 का गुणा कर लेते हैं। जब साथियों हम लोग 8 और 3 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा ना, तो हम इसकी जगह मान के चलते 24 है। क्यों भाई, जब हम 8 और 3 का गुणा करेंगे 24 आएगा कि नहीं, बताइए आप लोग। तो 24, अब देखिए 24 का भाग जब आप लोग 486 में देंगे कितना होगा भाई, 486 में देंगे तो यहाँ से आप ऐसे मत करिए, ऐसे करेंगे थोड़ा सा आप कन्फ्यूज क्रिएट अपने ऊपर कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो हम ऐसा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जैसे देखिए अब ये हम करते हैं ना, तो 3 से हम काट लेते हैं। जैसे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 दूनी 162 बार में 162। अब देखिए ये 8p हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से दोस्त मेरे 8p बराबर, अब 162 गुणे 100 कितना होगा, 16,200 हो जाएगा। अब p बराबर क्या होगा, 16,200 बराबर में 8 होगा। तो अब इसको काट दीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा भाई, 8 दूना 16, 8 दूना 16, जीरो बढ़ेगा क्योंकि अब देखिए डायरेक्ट जाएगा नहीं। तो 8 दूना 16, 20 में से 16 4, 0 40, 8 5 40, 2025 होगा। तो इस साल का डी ऑप्शन। ऐसा आप सभी को समझ में आ चुका होगा भाई। देखिए यहाँ से 3 का भाग हमने पहले 486 में कराया तो कितना आ गया भाई, 162 बार में कट गया। क्लियर यहाँ तक। फिर उसके बाद देखिए अब ये 8 जो है वो 8 का 8p हो जाएगा। 8p बराबर 1600, यहाँ से हमने देखिए 16,200 लिखा क्योंकि 162 गुणे 100 करेंगे तो 16,200 आएगा। तो p बराबर क्या होगा, ये 8 जो है भाग करा देगा 16,200 में, तो 8 का भाग जब आप 16,200 में कराएंगे 2025 आपका आएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को। इसका मान ज्ञात कीजिए 16 प्लस 10 भाग 5 माइनस 3 गुणा 3। अब देखिए 16 प्लस 5 का भाग 10 में देंगे 2 बार में, माइनस 3 गुणा 3 9 आ जाएगा। 16 2 18, 58 से 9 गुणा 9, इसमें भी तो 9वां आंसर आया भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 हल करिए। यदि x का 4% 60 है तो x के बराबर किसके होगा भाई, x का मतलब गुणा 4% यानी 4/100 बराबर 60 है। तो अब देखिए 4 एकम 4, 15 चौका 60, 15 बार में काट देगा, भाग कर देगा 4 60 में, तो 15 बार में x क्या होगा, ये 15 गुणा 100 हो जाएगा तो 1500 हो जाएगा। तो x बराबर किसके, 1500 के, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो फाइनली दोस्त मेरे ये आपके
पहला मॉडल पेपर 63 सवालों को कंप्लीट हो गया। वैसे तो आपके पेपर में 80 सवाल होंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सवाल हमने इस क्लास में कराया। तो साथियों आप बताइए कि आप सभी का इन 63 सवाल में से कितना स्कोर बना, ईमानदारी के साथ बताइए आप सभी लोग। तो साथियों उम्मीद करूंगा लगभग आप सभी ने पूरा सवाल तैयार किया होगा। यदि आप सभी किसी सवाल पे डाउट है तो दोस्त मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिए। डाउट लेकर आप नहीं चलेंगे भाई, बहुत मेहनत से क्लास बनेगी, आप सभी को डेली क्लास करनी। तो साथियों आज सुबह 11:30 पे हिंदी का समझिए कि रामबाण सवाल है, लगभग ही 100 से 150 सवाल हम आपके लिए करवाने वाले, तो इसको आपको तैयार करना है। ठीक है दोस्त मेरे, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, और किसी प्रकार का डाउट आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जितने स्टूडेंट अभी तक स्लॉट बुकिंग नहीं किया है, जिस भी हफ्ते में आपको एग्जाम देना है, जैसे कि इस बार एसएससी जीडी का एग्जाम 4 हफ्तों में होना है ना, तो आपको पहले हफ्ता में देना है, दूसरे हफ्ता में, तीसरे हफ्ते में या चौथे हफ्ता में, तो जाके स्लॉट बुकिंग कर लीजिए। ठीक है, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।